हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का, दैट इज चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो पहले इनका एक बेसिक बातें समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी, अगर क्योंकि हम लोग ये तीनों चीजों से फेमिलियर है, कास्ट से, रिलीजन से, जेंडर से, ये तीनों बातों से फेमिलियर है, बट इसके पीछे के कॉज को पहले समझ लेते हैं। कभी भी जब हम बात करते हैं डिफरेंट कास्ट का, तो इसका कुछ अगर फंडामेंटल रीजन है तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और स्पेशली आप कभी भी सोसाइटी में फिगर आउट करोगे, जहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगा, कम होगा, कास्ट हाई होगा, सो सम हाउ दे हैव सर्टेन आइडेंटिटी। ये क्या देते हैं? ये किसी न किसी तरीके की आइडेंटिटी देते हैं, पहचान। तो जैसे कि कास्ट की बात करें, बहुत सारे कास्ट होते हैं। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है ना, वैश्य है, शूद्र है, इस तरीके से कास्ट में डिवाइड है। बट उसका मेन कॉज होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये क्यों स्ट्रांग होगा, कहीं पे क्यों वीक होगा, उसका मैंने रीजन बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप विलेज को देख लो, किसी विलेज में आप जाओगे, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ना के बराबर होता है। तो किसी भी जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनके पास चांस नहीं रहता कि किसी नए तरीके के एक्टिविटी करके अपनी पहचान बनाई जाए। तो वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कास्ट के फॉर्म में। बट यही अगर आप सिटी में चले जाओ, सिटी एरिया में पीपल इंडल्ज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंडल्ज है। तो जहां पे कास्ट मायने रखता है, यहां पर यही क्लास में बदल जाता है। क्लास मीन्स रिच एंड पुअर। आप हो सकता है आगे जाके बाहर रहोगे, या फिर आप अपने ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बाहर रहते होंगे, आप उनसे पूछोगे तो बताएंगे सिटी में आराम से जो है, कोई गरीब है, कोई क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक साथ मिलके रह रहे हैं, एक साथ मिलके खाना खा रहे हैं, सारा कुछ। बट यहाँ पे ज्यादा, तो इसका कॉज है, कास्ट का कॉज है इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले ये चीज हम लोग बेसिक समझ लें। इसी तरह से व्हेन इट कम्स टू द रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ये है ना, ये एक मेजर कॉज है, बाकी सारे भी कॉजेस होते हैं, बट ये एक मेजर। ऐसे ही रिलीजन का मेजर कॉज है जियोग्राफी। जियोग्राफी मेजर कॉज होता है। मींस हर एक डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट लोकेशन में रहने वाले लोग, उनका डिफरेंट तरीके के कस्टम और रिचुअल्स होते हैं। कस्टम और रिचुअल कहने का मतलब ये है, जैसे खान पीन वगैरह। जैसे एग्जांपल के लिए आप माउंटेन वाले रीजन में चले जाओ, है ना, या फिर डेजर्ट वाले रीजन में चले जाओ, या फिर हमारे प्लेन वाले रीजन में चले जाओ, या हमारे कोस्टल रीजन में चले जाओ। इन सब जगह जब आप जाओगे तो एक मेजर चीज चेंज पाओगे। इनके कस्टम का मतलब मान लीजिए खान पीन का तरीका है। एग्जांपल, कस्टम एक बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। कस्टम और रिचुअल्स मतलब पूरा का पूरा डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। कहने का मतलब ये शो करता है कि आपका जो जनरल लिविंग वे ऑफ लिविंग है, ये रिप्रेजेंट करता है वे ऑफ लिविंग। और ये रिप्रेजेंट करता है रिचुअल, ये रिप्रेजेंट करता है उन लिविंग, उस मेथड को आप कैसे फॉलो कर रहे हो, द वे यू एग्जीक्यूट, उसको कैसे आप कर रहे हो। जैसे पूजा पाठ एक रिचुअल है, तो अगर आप जैसे रिचुअल्स में मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम लोग जहां पे रहते हैं इंडिया में, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो डेथ करते हैं उनको जलाया जाता है। रीजन ये है, ये जो रिचुअल जलाने का है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। वहीं अगर आप डेजर्ट एरिया में चले जाओगे तो यही दफनाने का रीजन। तो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट कस्टम एंड रिचुअल्स होते हैं। अगर
उस पर्टिकुलर लोकेशन के लोग इधर उधर मूव करते हैं तो वो अपनी अपनी ही कस्टम और रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और ये काफी लंबे समय बाद कन्वर्ट इनटू रिलीजन। तो ये गिव इनकी एक तरह से आइडेंटिटी देता रहता है, ये भी एक तरह से आइडेंटिटी, ये भी एक तरह से आइडेंटिटी दे रहा है, ये भी एक तरीके से आइडेंटिटी दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ व्हेन इट कम्स टू दी जेंडर, अब ये ध्यान से आप समझना, जेंडर यूजुअली हम लोग जो जो जनरल प्रोस्पेक्ट समझते हैं मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, जेंडर का मतलब यही है ना। बट आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो जेंडर का कंसेप्ट है, जो एक जेंडर की आइडेंटिटी है, इट्स ये जो मेल फीमेल है, इट्स अ बायोलॉजिकल डिफरेंस है ना। बट जेंडर बायोलॉजिकल डिफरेंस को नहीं शो करता है, नॉट। जेंडर रिप्रेजेंट करता है उस सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का परसेप्शन मतलब वो किस तरीके से मेल और फीमेल को कंसीडर करता है। स्टीरियोटाइप्स है ना, ये सारी चीजें उस सोसाइटी का रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ सोसाइटी ऐसे हैं जहां पे ये मानते हैं, कुछ क्या जनरली इसी चीज से फेमिलियर हो, हाउस बेस्ड जो वर्क है, हाउस बेस्ड वर्क बिलोंग टू वुमेन। तो ये जेंडर परसेप्शन है, जेंडर को लेकर परसेप्शन है, बिलोंग टू ओनली वुमेन कह लो, ओनली वुमेन। इसके अलावा जो घर की मुखिया होनी चाहिए, हेड ऑफ हाउस कंसीडर्ड एज ए मेल है ना, ये जनरल परसेप्शन है। बट अगर यही आप कुछ इंडिया में कुछ ऐसे रीजन है जहां पे हेड ऑफ हाउस वुमेन भी कंसीडर की जाती है हमेशा, स्पेशली आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चले जाओ या फिर साउथ के कुछ ऐसे कम्युनिटी हैं जहां पे वुमेन जो है वो डोमिनेट करती है। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर लोकेशन का, उस पर्टिकुलर सोसाइटी का सर्टेन परसेप्शन होता है, सर्टेन स्टीरियोटाइप्स होता है जो उस पे यानी कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी पे इंपोज किया जाता है। तो सो नो डाउट हम ये कह सकते हैं, दीज आर द सोशल डाइवर्सिटी, दीज आर दी सोशल डिफरेंसेस कह लो, डिफरेंसेस कैन बी सीन इन एवरी सोसाइटी। पहली बात, ये वो डिफरेंसेस हैं जो हर एक सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग इसको कास्ट के फॉर्म में जानते हैं, कहीं और पे किसी और के फॉर्म में है, रिलीजन किसी और जगह पे किसी और तरीके से है ना। तो ये सोशल डिफरेंसेस जो है हमें हर एक सोसाइटी में देखने को मिलता है। जनरली हमें ये लगता है कि दीज डिफरेंसेस आर डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी, ऐसा हमें लगता है, ऐसा फील होता है ना। बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आप इसको समझो कि इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है ना। समझो आप इसको, दे हैव देयर ऑल दीज डिफरेंसेस, मीन सोशल डिफरेंसेस जो है, सोशल डाइवर्सिटी जो भी सोसाइटी में है, कोई रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी बदलाव डिफरेंसेस है, दे हैव देयर ओन अपनी खुद की आइडेंटिटी है। पहला चीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, खुद की आइडेंटिटी है, ओन अपना खुद का प्रॉब्लम है इनका, खुद का। जैसे रिलीजन को अगर ले लिया जाए तो इस रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग ही प्रॉब्लम है, जैसे हिंदू मुस्लिम अलग अलग चलता है, ये सारी चीजें तो इनकी खुद की प्रॉब्लम्स है ना। एंड दे हैव आल्सो, इन सभी के अपने खुद के राइट्स हैं, इन सभी के अपने खुद के राइट्स हैं। तो फिर यहां पे डेमोक्रेसी का क्या रोल है? डेमोक्रेसी
गिव स्पेस। डेमोक्रेसी एक ऐसा जगह देता है टू एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स को, ताकि ये शो कर सके। अब ये माध्यम क्या है? डेमोक्रेसी में आप शो तो कर सकते हो, लेकिन उसका माध्यम होता है थ्रू पॉलिटिक्स। तो ना चाहते हुए भी, जो आप पॉलिटिक्स समझते हो, ना चाहते हुए भी उस पॉलिटिक्स के सेंटर में ये रहेगा ही रहेगा। जेंडर का भी रोल रहेगा, रिलीजन का भी रोल रहेगा, कास्ट का भी रोल रहेगा। जो हम पॉलिटिक्स में चीजों को समझते हैं, उसका रीजन ये है कि पॉलिटिक्स को हम लोग क्या समझते हैं? पॉलिटिक्स मतलब पावर। दैट व्हाट वी फील, कि पॉलिटिक्स का मतलब हम क्या फील करते हैं? पॉलिटिक्स का मतलब पावर। एंड पावर अगर मिलेगा देन हेल्प टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकेंगे। बट इन रियलिटी जो है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है पर्सनल होता है, पर्सनल लेवल पे वर्क करता है। मींस डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट कह सकते हो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट। सो समहाउ आप कह सकते हो पॉलिटिक्स इज पर्सनल। ठीक है, तो पॉलिटिक्स ही वो माध्यम होता है जिसके थ्रू एक सर्टेन पर्सन जो है अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। जैसे हमारे ही कंट्री में अभी प्रेजेंट टाइम का पॉलिटिक्स देख लो, अगर आप लोग न्यूज थोड़ा फॉलो करते होंगे, तो एक सर्टेन टाइम तक रिलीजन चला, अभी थोड़ा रिलीजन थोड़ा सा वीक हो गया, पीछे हो गया, तो कास्ट सामने आ गया। मीन्स वंस द प्रॉब्लम इज, जैसे कोई एक रिलीजन को लेकर एक मेजर प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो बाय डिफॉल्ट आप जो है एक नए प्रॉब्लम को लेकर आ जाएंगे। दैट इज नाउ आप कास्ट को लेकर पॉलिटिक्स चल रहा है, तो ये नेचुरल चीज है। बट हम एज ए स्टूडेंट, एज ए आपको चीजों को जो है डेप्थ में समझना चाहिए। दैट इज द रीजन आप इन सब चीजों को जो पॉलिटिक्स में होती रहती है सोसाइटी में, उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो जेंडर पहले डिस्कस करते हैं। जेंडर इट्स अ टाइप ऑफ सोशल डिवीजन। पहला चीज, एक तरह का ये सोशल डिवीजन है, सोसाइटी में डिवीजन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिवीजन, दैट इज मेल फीमेल। बट ऐसा हमें लगता है, मेल फीमेल, ऐसा लगता है कि ये मेल फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तरह का ये सोशल डिवीजन है। और दूसरी बात, ये कोई बायोलॉजिकल डिवीजन, और ये हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी। तो जब ये बायोलॉजिकल टर्म पे बेस्ड नहीं है, तो फिर बेस्ड किस पे? इट इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। एक सर्टेन माइंडसेट होता है सोसाइटी का, उस पे बेस रहता है। तो सोशल डिवीजन, पहले इस बात को डिस्कस करते हैं। सोशल डिवीजन एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें, तो इन्होंने क्या कर रखा है? सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है एज ए प्राइवेट एंड पब्लिक डिवीजन, प्राइवेट एंड पब्लिक डिवीजन। ना इसका मतलब क्या हो गया? इसका फंडामेंटल बेस है, इसको डिवाइड करने का फंडामेंटल बेस है वर्क। जैसे कि कुछ प्राइवेट वर्क लाइक
कुकिंग, कुकिंग, इसके अलावा क्लीनिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, चाइल्ड और एल्डर केयर, सॉरी, चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, इस तरह के काम ऑल बिलोंग्स टू वुमेन। मतलब ये स्टीरियोटाइप है, ऐसा मान लिया गया है कि ये काम जो है वुमेन से बिलोंग करती है। एंड पब्लिक वर्क जैसे कि जॉब, बिजनेस, पॉलिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, these are the works belong to men। तो अगर हम लोग ये कहना चाहे तो नॉट बैड, वी कैन से कि दिस इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ सेक्सुअल रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजिकल डिवीजन, मेल फीमेल। तो ये एक तरह से जो काम है उसका एक सेक्सुअल डिवीजन कर दिया। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हो गया अ सिस्टम ऑफ वर्क, एक ऐसा वर्क का सिस्टम है जहां पे सिस्टम ऑफ वर्क in which work divided on the basis of सेक्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। मींस एग्जांपल के लिए जैसे हाउस वर्क कंसिडर्ड एज अ ड्यूटी ऑफ वुमेन, और आउटसाइड वर्क ड्यूटी ऑफ मेन, ऐसा कंसीडर किया। बट देखो, जब भी हम लोग कोई थियरी बात करते हैं तो उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए। बट क्या एग्जैक्टली ऐसा है? क्या कुकिंग का काम मेन नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है। आप होटल में चले जाओ, होटल में आपको देखने को मिलेगा कुकिंग कर रहे हैं, है ना। कोई म्युनिसिपैलिटी वर्क देख लो तो वहां पे आपको क्लीनिंग करते हुए दिख जाएंगे। कोई हॉस्पिटल देख लो, वहां पे चाइल्ड केयर और ये एल्डर केयर भी करते हुए दिख जाएंगे। ऑल दिस थिंग्स, तो ये मेन भी कर रहे हैं। वहीं आउटसाइड वर्क, अब विलेज एरिया में चले जाइए, विलेज एरिया में आप जाएंगे, विलेज एरिया में तो आप देखेंगे पानी लेके आना, बहुत दूर से लेके आना गांव के एरियाज में, तो दूर जाके फिर पानी लेके आना। मींस विलेज एरिया में जैसे वाटर लेके आना। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये भी बाहर है ना, बाहर का एक्टिविटी वो भी कर रही है। इवन गांव एरिया में दे आल्सो इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, यानी कि जो पंचायत होता है उसमें भी इन्वॉल्व दिखती है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरह का स्टीरियोटाइप है, जिसने क्या किया है, काम के बेसिस पे, वर्क के बेसिस पे सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्राइवेट एंड पब्लिक। मान लो क्या, अगर हम लोग इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहें परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे जो है वुमेन को ये कैसे कंसीडर करते हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी कैसे, किस एक्सपेक्टेशन से वुमेन को कंसीडर करती है, आप उसको देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बुक में ये पिक्चर बना हुआ है। अगर एक टीवी सीरियल
मेकर, या फिर इसके व्यूअर जो देख रहे हैं, इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके परसेप्शन से अगर बात किया जाए, वुमेन का मतलब इनके लिए आइडियल वुमेन कौन है? आइडियल वुमेन वो है, क्योंकि सीरियल में आप देखते हो, जो पूरी तरीके से होम सेंटर्ड हो। होम सेंटर्ड मतलब घर का जो है पूरी तरीके से घर के बारे में सोचे, केयर अबाउट चाइल्ड एंड एल्डर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्रीफाइस कर रही हो, है ना, पीसफुल हो, शांत हो, इस तरीके की। इनको कभी भी आप जो है इस सिनेरियो में नहीं देखोगे कि ये आउटसाइड वर्क या इस तरीके से आउटसाइड वर्क या उस वाले स्फेयर में इनको नहीं दिखाया जाएगा। तो सारा का सारा स्टोरी इनका क्या चलता है कि हाउसवाइफ होनी चाहिए, होम सेंटर्ड होनी चाहिए, है ना, केयर करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए, ये सारी चीजें। यही अगर टीवी देखते वक्त कोई ऐड आ गया, जैसे कोई एक एडवर्टाइजमेंट अगर आप देख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट किस चीज का है? फैशन इंडस्ट्री, मान लो फैशन इंडस्ट्री, इनके हिसाब से क्या होना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट तो फैशन में जो है भाई, इनके हिसाब से ये होना चाहिए। आइडियल वुमेन का मतलब ये है, आइडियल वुमेन का मतलब है एक खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल वुमेन, एक खूबसूरत होनी चाहिए। आप एडवर्टाइज देखोगे तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो खूबसूरत दिखे, ब्यूटीफुल हो, इंटेलिजेंट हो, स्लिम हो, और आप कैपेबल हो, मींस ऐसे हैवी वर्ड, कैपेबल हो, इस तरीके के इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए आइडियल वुमेन वो। ये क्या शो कर रहा है? परसेप्शन ही शो कर रहा है। मान लीजिए सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी के हिसाब से आइडियल वुमेन इनके लिए क्या है? आइडियल वुमेन का मतलब ये है कि हाउसवाइफ जो पूरी तरीके से घर से सेंटर्ड हो, नॉट डूइंग एनी जॉब वगैरह, वही सेम फर्स्ट वाला। टीवी सीरियल के पॉइंट, यही सोसाइटी का भी एक परसेप्शन है, मींस होम हाउस सेंटर्ड, केयर एवरीवन, विदाउट कंप्लेन, नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन ना करे, ऐसी वुमेन इनके लिए आइडियल है। वहीं अगर कोई शादी हो रही है, इन लॉज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इन लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके हिसाब से आइडियल वुमेन इनका कौन है? आइडियल वुमेन इनकी वो है जो फाइनेंशियल बेनिफिट, यानी कि जो दहेज लेके आए, वी कॉल इट हु कम्स विद डाउरी, है ना, दहेज के साथ जो आए उसको जो है आइडियल वुमेन का मतलब आइडियल ब्राइड, वो जो दहेज के साथ आए, है ना। और अगर मान लीजिए कोई एक वुमेन है जो एम्प्लॉय है, जो अगर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल वुमेन वो है जो कोई कंप्लेन कभी ना करे, ओबीडियंट हो, एंड बहुत सारी चीजें आप कंसीडर कर सकते हो, है ना। सो दीज आर दी मीन्स वुमेन का एक परसेप्शन। वैसे सोसाइटी वाले में जो है उसमें ये दिखाया गया मल्टीपल हैंड का मतलब ये है कि वही घर के सारे काम मल्टीपल हैंड से शो किया है। तो कहने का मतलब यही है कि दीज आर द सोशल एक्सपेक्टेशन, इनका एक्सपेक्टेशन है कि वुमेन ऐसी होनी चाहिए, इनका परसेप्शन है कि वुमेन ऐसी ही है, एंड दिस इज द स्टीरियोटाइप का मतलब ये हो गया कि माइंडसेट पहले से ही सेट करके रखे हैं
चांस नहीं रहता है कोई नए तरीके का वर्क कर सके। एंड वी हैव टू बिलीव कि भाई ये चीज मानना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वुमेन जो है सोसाइटी में, वुमेन जो है हाफ पॉपुलेशन है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। हाउ कैन यू नो कैसे अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है? एक सर्टेन स्टीरियोटाइप से आप चल रहे हो तो कोई नया काम कैसे करे, कोई बदलाव कैसे करे? दैट इज द पॉइंट। हम लोग इसको एक टाइम सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। इसको मिटाते हैं, जरा टाइम सर्वे को भी देख लेते हैं। तो एक टाइम सर्वे किया गया वर्क को लेकर, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वे किया गया, आपके बुक में दिया हुआ है, डेटा आप चेक कर लेना। तो पहला चीज ये था कि सारे वर्क को जो है, मतलब जितना ऑल वर्क, सारे जितने वर्क कर रहे हैं मेल और फीमेल, मेन एंड वुमेन, इन सबके वर्क को कंसीडर किया। तो ये पाया गया कि एवरेज आवर वुमेन का अगर देखा गया तो वो था लगभग 7.5 आवर। मीन्स डेली जो है, डेली वुमेन जो है, एक वुमेन हर दिन लगभग 7.5 घंटे का काम कर रही है। वहीं मेन को जब देखा गया तो मेन जो है 6.5 आवर डेली। इसी सर्वे में इस काम को इस बेसिस पे देखा गया कि भाई चलो ठीक है, काम तो कर रहे हैं सभी, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसको जो है एक तरह से इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा गया, पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे जैसे मेल में भी मान लो कोई 80 साल का है वो भी काम कर रहा है, तो सबको इंक्लूड किया गया था। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन उनको इनकम नहीं मिल रहा। तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन का आवर था, मेन जो है डेली 6 आवर पर डे, मतलब जो इनको इनकम मिल रहा है, वो जो इनकम वाले हैं तो लगभग 6 घंटे पर डे वो वर्क कर रहे हैं। वहीं वुमेन को देखा गया तो 2 आवर 40 मिनट, सबका एवरेज निकाल रहे हैं ना पर डे। हर दिन जो है ये 2 घंटे चल, मतलब अगर मान लो आप ऐसे समझो, अगर मान लो 10 वुमेन है, 10 वुमेन है या 5 कर लो, ठीक है, एक काम कर रही है जिसको सैलरी मिल रहा है, एक वुमेन ऐसी है जिसको सैलरी मिल रहा है और ये 8 घंटे का काम कर रही है, ठीक है, बाकी के चारों को सैलरी नहीं मिल रहा है। या एक और मान लो, एक को जो है मान लो वो डोमेस्टिक वर्क कर रही है जाके घर पे किसी के, तो मान लो ये 2 घंटे का काम कर रही है, 2 आवर्स का, तो इसको मान लीजिए 2 आवर्स के हिसाब से। तो ये सारे जो है डिवाइड हो जाएंगे ना सब में, तो अगर आप काउंट करोगे तो ये 2 के हिसाब से होगा ऐसे ही। तो वुमेन जो काम कर रही है वो 2 आवर्स 40 मिनट पर डे। इसी टाइम सर्वे में एक और चीज देखा गया, डोमेस्टिक वर्क, जो घर के अंदर काम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेस्टिक वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेस्टिक वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो वुमेन जो है लगभग 5 आवर पर डे डोमेस्टिक वर्क कर रही है। वहीं मेन को जब देखा गया, मेन को कंसीडर किया गया तो मेन जो है 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर पर डे काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप एक बात कंक्लूड कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द वुमेन वर्क, काम तो सिंपल वे से ये तो ज्यादा दिख ही रहा है, तो आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द वुमेन वर्क, जो ज्यादातर औरत का जो वर्क है, वुमेन वर्क हैव नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं है उनका, कोई सैलरी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड, ना कोई सैलरी है ना कोई रिकॉर्ड है, कोई सैलरी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, और नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड, इवन नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ना कोई सैलरी है ना कोई रिकॉर्ड है ना ही कोई रिकॉग्निशन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क है ओवरऑल जो वर्क है वो वुमेन ज्यादा कर रही है, वर्क वुमेन ज्यादा
कंपेयर टू मेन। बट मेन के जो जो वर्क है इसका क्या है, मेन को प्रॉपर सैलरी मिल रहा है, इस सैलरी का प्रॉपर रिकॉर्ड भी है ना, सैलरी का प्रॉपर रिकॉर्ड है। अगर मान लो गवर्नमेंट लेवल पे देखे तो टैक्स पे करते हैं, उन सब में रिकॉर्ड जाता है, सैलरी ले रहे हैं, रिकॉर्ड है। और इनको जो है प्रॉपर रिकॉग्निशन भी मिल रहा है सोसाइटी में, रिकॉग्निशन। और कंपेरेटिवली वो होम बेस्ड या फिर कंपेरेटिवली ओवरऑल वर्क देखा जाए तो वो वुमेन से कम कर रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल लेबर है तो हम लोग कह सकते हैं इट्स जो सोसाइटी है, पूरा सोसाइटी जो है डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर के बेसिस में सोसाइटी डिवाइडेड दिख रही है, विच फेवर्स, जो किसको फेवर कर रहा है, विच इज अनफेयर टू वुमेन, जो कि क्लियर कट दिख रहा है कि ये वुमेन के साथ अनफेयर है। एंड दिस इज वी कॉलिंग इट जेंडर डिवीजन। यही हमारा जेंडर डिवीजन देखने को मिल रहा है। और ये हो क्यों रहा है, ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ स्टीरियोटाइप्स एंड परसेप्शन, इसी के कारण हो रहा है। ये सारी चीजें जो है एक सर्टेन परसेप्शन पहले से ही बिल्ड कर रखे हैं, दैट इज द रीजन सच थिंग्स हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन हुआ, तो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं क्या क्या सॉल्यूशन पहले हुआ था, क्या क्या सॉल्यूशन अभी के टाइम में हो रहा है ना, इसको मिटाते हैं। सो हम लोग सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसका, दैट इज वुमेन एंड पॉलिटिक्स। नाउ वुमेन जो है स्टीरियोटाइप एंड परसेप्शन के कारण कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉब्लम फेस कर रही थी। सो दिस वाज सोशल डिवीजन, जिसको रिकॉग्निशन पहले रिकॉग्नाइज करना था, रिकॉग्निशन मिलेगा, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन, और सॉल्यूशन जो होगा सिर्फ पॉलिटिक्स से, सॉल्यूशन थ्रू पॉलिटिक्स। नाउ सिचुएशन ये है कि जब पहले की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो अर्लियर ओनली मेल हैव राइट्स, किस बात का, ओनली मेन कर देते, मेल नहीं, मेन हैड राइट टू वोट करने का राइट सिर्फ मेल को होता था, कंटेस्ट इन इलेक्शन ये भी सिर्फ मेल को ही होता था, एंड एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस। तो ऐसे कई सारे चीजें थी जो मेन का ही राइट था, और खासकर अगर ये वो चीजें हैं जहां पे थोड़ा सॉल्यूशन किया जा सकता है। धीरे धीरे वुमेन को रियलाइज हुआ, उन्होंने वुमेन स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज, खुद को ऑर्गेनाइज की, स्टार्टेड मूवमेंट, कुछ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट स्टार्ट की, एंड डिमांड फॉर इक्वल राइट्स, जैसे कि वोट करने का राइट्स दो, बेटर एजुकेशन का राइट दो, अपॉर्चुनिटी का राइट दो, एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस का राइट दो, एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस मीन्स ऐसे जो भी सोशल आपको लगता है लिख सकते हो, कंटेस्ट इलेक्शन का राइट्स दो, ऐसे कई सारे इस तरह के मूवमेंट करना स्टार्ट। बाय द वे सच मूवमेंट आर नोन एज
इसको बोलते हैं सच मूवमेंट, इनको बोला जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट याद रखना, सिंपल फेमिनिस्ट मूवमेंट सोसाइटी के बदलाव से रिलेटेड है। ये वो चीज है जो इक्वल राइट की बातें कर रही है, ठीक है। कभी कभी ये रेडिकल भी हो जाता है, कभी कभी ये रेडिकल, इसी को रेडिकल का मतलब ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है, रेडिकल तब कहेंगे, रेडिकल तब कहते हैं जब जैसे हाउस यानी कि इक्वल राइट्स इनसाइड हाउस, इनसाइड हाउस, हाउस के अंदर भी इक्वल राइट का डिमांड होने लगी, ठीक है। फ्रीडम कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही रेडिकल हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को बस केयर करना है, थोड़ा सा रेडिकल ना हो। रेडिकल देखो हर तरीके के डिमांड में रेडिकल हो ही जाता है, रिलीजन में भी देखोगे तो रेडिकल लेके आ जाते हैं, तो वो थोड़ा डेंजरस होता है, हमें इस बात को ध्यान रखना है, थोड़ा सा सेपरेट रखना है, ठीक है। खैर इधर नहीं जाते, इसको छोड़ते हैं। बट फेमिनिस्ट मूवमेंट समझ में आ गया। नाउ इसका रिजल्ट भी हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आज इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट अगर हम लोग देखें, वी कैन सी रिजल्ट के फॉर्म में, रिजल्ट टुडे आज के फॉर्म में देखें तो वुमेन इन, आज के टाइम में वुमेन पॉलिटिक्स में भी है, पॉलिटिक्स में वुमेन साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है, वुमेन डॉक्टर है, डॉक्टर है, वुमेन इंजीनियर है, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रोफेसर एक्सेट्रा। बट सो नो डाउट हम लोग कह सकते हैं सोसाइटी इवॉल्व हुआ एंड उसका हमें रिजल्ट भी दिखा, वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस थिंग। इवन अगर मैं मान लीजिए ये मेजर चीज है, अगर मैं पॉलिटिक्स का ही अगर एक कंपैरिजन करूं तो वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वुमेन की पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वर्ल्ड लेवल में परसेंटेज, वर्ल्ड के लेवल पे इनका 24% पार्टिसिपेशन है, 24%। जैसे नॉर्डिक कंट्री की बात कर ले, नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज जैसे कि फिनलैंड हो गया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन सब जगह वुमेन का पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन इनका लगभग मोर देन 40% है। ओवरऑल वर्ल्ड का 24%, नॉर्डिक कंट्री का 40% से ज्यादा है, एशिया का 20%। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया, इंडिया का प्रेजेंट टाइम में लगभग 14% है, 14%। तो आप समझ सकते हो हम लोगों का सिचुएशन कहां पे है और कितना सारा वर्क अभी करना बाकी है ना। सो नाउ हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से जो है वुमेन को लेकर क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है। तो इसको मिटाते हो, इंडिया के कंटेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर डिस्कस करें इंडिया को लेकर, तो इंडिया सबसे पहले आप दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज सोशल पॉइंट ऑफ व्यू और गवर्नमेंट का। पहले सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इंडिया एज ए सोसाइटी जो है, इंडिया का जो सोसाइटी है पेट्रियार्कल है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। इसका मतलब क्या है? पेट्रियार्कल सोसाइटी एक तरीके का अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी, अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी, एक ऐसा सोसाइटी होता है, सोसाइटी इन विच, अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन विच, जिसके अंदर मेल जो होता है, मेल वैल्यूड मोर। पहली बात, मेल को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है एंड आल्सो मेल हैव पावर ओवर वुमेन। नाउ किस कंटेक्स्ट में? मीन्स इट्स अ मेल हु कंट्रोल डिसीजन रिलेटेड एजुकेशन
कि वो कितना पढ़ेगी, उसका करियर, उसका जॉब, आई मीन करियर जॉब में आ ही गया, करियर, उसका फ्रीडम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल्ड बाय मेल। इसको हम लोग जो है डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन में देखें, एजुकेशन में प्रेजेंट टाइम में काफी बदलाव आया है, वो अलग बात है, लेकिन 2011 का जो हमारा ऑफिशियल सेंसस डेटा है उसके हिसाब से 2011 का जो सेंसस डेटा है, तो जो फीमेल लिटरेसी है, फीमेल लिटरेसी वो लगभग 54% है, 54 या 50 से, ये डेटा आप क्रॉस चेक करोगे। वहीं मेल लिटरेसी लगभग 76% है। आप ये डिवीजन भी देख लो, है ना, डिवीजन भी देख लो। व्हेन इट कम्स टू दी जॉब, एम्प्लॉयमेंट, they face problem like less payment, that is not equal payment, है ना, कंपेयर टू मेल जो है लेस पेमेंट प्रॉब्लम जैसे देखने को मिलता है। और बहुत सारे दे हैव टू फेस harassment, एक्सप्लॉइटेशन, सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन, डाउरी का केस आपने सुना होगा, डाउरी जैसे इश्यूज, ये सारी चीजें देखने को मिलता है ना। आप सेक्स रेशियो से पता कर सकते हो कि क्या सिचुएशन है। अगेन हम लोग 2011 का ही सेंसस डेटा ले रहे हैं, ठीक है, और नया डेटा अभी आना, भी नया सेंसस हुआ नहीं है। वैसे काफी चीजें बदल चुकी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक, काफी चीजें बदल चुकी। सेक्स रेशियो के हिसाब से 919 लगभग फीमेल जो है ओवर 1000 मेल। अब इसी सिनेरियो के कारण जो है सन प्रेफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है, सन प्रेफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है। सन प्रेफरेंस के कारण जो है आप कह सकते हो बहुत सारी गर्ल्स को जो है, गर्ल्स को अबॉर्ट कर देते हैं बिफोर बर्थ मीन्स पैदा होने से पहले ही उसको मार दे रहे हैं। तो कुछ स्टेट्स तो ऐसे भी हैं जो 900 सी, आज प्रेजेंट टाइम में काफी इम्प्रोवाइजेशन हो चुका है। हम लोग लास्ट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ऑफिशियल डेटा हमारा नया अभी आया नहीं है, अभी सेंसस स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ स्टेट तो ऐसे थे जो 900 के भी नीचे चले गए थे। सम स्टेट्स जो है, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो 900 से भी नीचे चले गए थे सेक्स रेशियो। तो ये शो कर रहा है कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ जेंडर इनजस्टिस हमारे सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। हरासमेंट हो गया, वायलेंस ये लोग फेस करते हैं, वायलेंस भी फेस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये सब चल रहा है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए अपने साइड से बहुत प्रयास किया। जैसे सबसे पहला इंपैक्ट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो सबसे पहला चीज यही है कि कंट्री हमारा इंडिपेंडेंट होते ही, इंडिपेंडेंट के बाद ही, इंडिपेंडेंस मिलते ही हमने इक्वल वोटिंग राइट्स दे दिया, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दे दिया। सबसे बड़ा चीज है ना, एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेजेंस तो दे दिया, इक्वल वोटिंग राइट्स दे दिया। इसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी गवर्नमेंट लेवल पे भी इवोल्यूशन हो रहा था। जैसे कि डाउरी से रिलेटेड हमने लॉ बनाया प्रोटेक्शन के लिए, डाउरी से रिलेटेड लॉ और प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्शन के लिए डाउरी से रिलेटेड। हैरेसमेंट से रिलेटेड, जैसे कहीं पे वो जॉब कर रही हैं तो हैरेसमेंट से भी रिलेटेड लॉ बनाया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, हैरेसमेंट से रिलेटेड लॉ बनाया गया। फिर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड लॉ बनाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड लॉ बनाया गया,
है ना। ऐसे कई सारे लॉ बन के इन सब चीजों, अपार्ट फ्रॉम दैट इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया, इक्वल पे के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन नरेशन मतलब एक्ट, ताकि इक्वल वेज मिले, इक्वल वेज के लिए, ये शायद 1976 वगैरह जो भी है, ठीक है। सेक्स रेशियो को सही करने के लिए इसको बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट कानून बनाया, ताकि आप किसी चाइल्ड को जो है डेथ ना कर दो इस तरीके से, मीन्स ये सारी बातें। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम लोग बात करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पंचायती राज में हम लोगों ने इनको 1/3 का रिजर्वेशन दिया। सी हमें एक बात तो पता चली गया ना कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 40% है, स्पेशली लोकसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, समवेयर अराउंड 14%, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप उससे भी कम ही है, जैसे अभी मैंने इसके पहले जस्ट बात किया ना कि ओवरऑल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो वो 14% से कम है, 10-11 के आसपास होगा, ठीक है। तो 1/3 रिजर्वेशन देने के कारण जो है मोर देन 10 लाख हमारे पंचायती राज में जो है वुमेन इन्वॉल्व है, वुमेन इन पंचायती राज। लोकसभा हो गया, लोकसभा हो गया, इसके अलावा जो है स्टेट असेंबली हो गया, विधानसभा, है ना, और बाकी जो यूटी जिनके पास असेंबलीज है उनमें, उन सब में प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए अभी एक रिजर्वेशन आया, एक 2023 में एक लॉ आया है जिसको बोलते हैं वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, ये चेक कर लेना, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, या इसको बोलते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इसके अंतर्गत जो है 33% का जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा के सीट्स में, स्टेट असेंबलीज के सीट्स में, इन सब में। और ये कब अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ये एक्ट हो गया है, पास हो गया है, लेकिन ये इंप्लीमेंट होगा जब सेंसस वगैरह बन जाएगा, उसके बाद फिर लोकसभा के सीट्स वगैरह में कुछ वेरिएशन, उसके बाद जो है ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट साइड से जो है कंटिन्यूअसली इम्प्रोवाइज किया जा रहा है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं अभी कम है, इसको और भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ जो जेंडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे सिर्फ उनको हम लोगों ने डिस्कस किया, कल हम लोग रिलीजन और कास्ट वाली बातों को डिस्कस करेंगे, इसको मिटाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।